नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाकुंभ की बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब प्रयागराज पहुंचे हैं और वहां त्रिवेणी घाट पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। अब लोग पूछने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जा रहे हैं। जो दूसरा बड़ा स्नान है उसके आसपास जाएंगे या उसके बाद जाएंगे, या दिल्ली में जो मतदान होने वाला है, मिल्कीपुर में जो मतदान होने वाला है उसके आसपास जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई फैसला लेते हैं, कहीं जाते हैं, तो एक तीर से कई निशाने साधते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है और पता ये चलता है बाद में कि वो जिसको मैसेज देना था उसको मैसेज दे करके चले गए। सवाल तो कुछ और भी उठ रहे हैं। आज मैं ऑफ इंडिया पर एक खबर पढ़ रहा था और उसमें ये उम्मीद जाहिर की गई है कि साहब 2 लाख करोड़ नहीं, 4 लाख करोड़ का कारोबार इस महाकुंभ से हो सकता है। और जो फ्लाइट की टिकट्स हैं उनमें 162% का उछाल आया है। उस रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे। और एक और इकोसिस्टम और कुछ मोदी विरोधियों के हाथ में वो एक बटेर लगी है। वो कह रहे हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं और ये दावा किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी के बड़े करीबी हैं, उनके दोस्त हैं। तो उनका दोस्त शपथ ले रहा है और मोदी जी को कोई निमंत्रण पत्र ही नहीं है, जबकि शी जिनपिंग को निमंत्रण पत्र गया है। तो जरा इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये सवाल उठ क्यों रहे हैं, इसके पीछे है क्या, और इसमें कोई सीरियसनेस है या ऐसे ही बस उछाला जा रहा है मजा लेने के लिए, या जैसा कि आमतौर पर होता है मोदी जी पर प्रहार करने का कोई ना कोई मौका ढूंढा जाता है। तो सीधे जुड़ लेते हैं प्रयागराज से ही। अनुपम मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, ये बताइए कि राजनाथ सिंह साहब तो आ गए, उन्होंने तो डुबकी लगा ली आज, और मैं एक बड़ा अंतर देख रहा था। मेरी आदत है, पत्रकार हूं तो 4 दशक की यात्रा है, और अब हम चीजों को बस उतना भर नहीं देखते हैं जितना कि इस समय पटल पर चल रहा है, उसके बैक में भी जाकर के देखते हैं। तो मैंने सर्च किया कि कब कब किस किस ने डुबकी लगाई है। 2019 के कुछ चित्र मेरे सामने आ गए। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह साथ साथ साधु संतों के साथ प्रयागराज में गंगा मैया में संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और योगी जी की अलग से भी एक तस्वीर है, साधु संतों के साथ है। इस बीच हमने ये भी देखा है कि हरिद्वार में रात्रि के अंधेरे में जंजीर पकड़ करके अकेले तन्हा अखिलेश यादव एक डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके आसपास कोई भी नहीं है। फोटो खींचने वाला कोई होगा, सुरक्षा कर्मी भी होंगे, पर वो दिखाई भी नहीं दे रहे। श्रद्धालुओं की तो छोड़ ही दीजिए। ये बड़ा अंतर है। राजनाथ सिंह साहब के साथ भी सुधांशु त्रिवेदी और कुछ और चेहरे दिखाई दे रहे थे। वहां दूर दूर तक भी श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे, वो भी सब डुबकी लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशानी नहीं है जनता के बीच में जाकर के डुबकी लगाने में। ये अखिलेश यादव को क्यों परेशानी है? भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं क्या? पब्लिक के नजदीक जाना पसंद नहीं करते हैं? अब मैंने तो साहब बाकायदा इस पे शो ही किया था। मैंने तो इस पे शो किया था और मैंने कहा था कि साहब इसका मैंने नाम ही रखा था गुप्त आईना पे समाजवादी स्नान वर्सेस अमृत स्नान। क्योंकि जो योगी का स्नान था उस वो अमृत स्नान नजर आ रहा था, और अखिलेश यादव का जो समाजवादी स्नान था जिसमें वो अकेले किसी राजा किसी जमींदार की तरह अकेले चेन्स के बीच में वो जिस तरह स्नान कर रहे थे, तो वो तो देख के नजर आ रहा था कि जैसे एज इफ अ किंग इज टेकिंग बैथ।
तो मतलब वो तो पहले दिन से यही बात चल रही है कि साहब अच्छा, योगी का एक अलग बात भी है साहब। वो मैंने देखा कि जब योगी यहाँ आते हैं और जिस जिस समय उनको वो मिलता है, क्या नाम है, उनके साधु संत मिलते हैं, तो उनके अंदर ही वो एक अजीब सी खुशी होती है योगी से मिलके, क्योंकि उनको लगता है साहब ये हमारे बीच के आदमी हैं, हम भी मेहनत हैं और ये भी मेहनत हैं, हम भी साधु हैं ये भी साधु हैं। तो इस तरह करके एक उनका एक अलग से वो, मतलब जो किसी और पॉलिटिशियन के साथ इन साधु संतों को मैंने इतना कंफर्टेबल देखा नहीं कभी। तो ये एक मतलब योगी का तो उससे कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। लेकिन हमने देखा योगी ने भी वैसे ही स्नान किया, और अखिलेश यादव ने भी वैसे ही स्नान किया, और सबने वैसे ही स्नान किया। लेकिन जब सॉरी, और अमित शाह ने भी वैसे स्नान किया। लेकिन जी अखिलेश हाँ। यादव जाके हरिद्वार में स्नान करते हैं। हरिद्वार में वो जाते हैं बेसिकली अपनी चाचा की अस्थियां लेकर। वो अपने चाचा की अस्थियां लेकर वहां गए थे। और आपको याद दिला दूं कि 2022 में मुलायम सिंह जी की अस्थियां लेकर वो संगम आए थे। तो जाहिर है कि भाई संगम में लोग अस्थियां अपनी अपने परिजनों की प्रभावित करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी फिरोज गांधी की अस्थियां लेकर संगम आए थे। तो फिरोज गांधी तो हिंदू ही नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू धार्मिक नहीं थे, उसके बाद भी उनकी अस्थियां संगम आई थी। तो ऐसे में मुलायम सिंह की अस्थियां यहाँ आई थी। लेकिन अखिलेश यादव को चूंकि कुंभ से इतना दुराव चल रहा है, इतना भेद चल रहा है, वो लगातार ये साबित करने पर आमादा है कि साहब कुंभ फ्लॉप हो गया। वो कह रहे हैं कि ट्रेनें खाली जा रही हैं, ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है। फ्लाइट्स बुक जा रही हैं, फ्लाइट्स में दो चार उन्होंने जो सीटें रोक के रखी हुई इतनी महंगी हो गई हैं। मुझको पूना जाना है, वो जयपुर, आप आ रहे हैं उसमें, पूना वाले में आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे हैं जी हाँ, जी हाँ, मैं आप? पहुंच रहा हूँ। हाँ, तो अब प्रयागराज से पूना की जो फ्लाइट है उसका किराया 30,000 रुपया पहुंच गया। हाँ, कहाँ 7,000 से 30,000 पहुंच गया वो। तो फ्लाइट्स इतनी ओवर बुक्ड हो गई हैं। और में वो हालत है कि मुझे लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि साहब होटल बुक मिल रहे हैं, होटल, अच्छा, टेंट सिटी, ग्लोब सिटी, मतलब जहां पे 1.5 लाख रुपए किराया है, वहां पे रहने की जगह नहीं है, उसकी बुकिंग पूरी हो चुकी है। और मैं ऑफ इंडिया को तो चलिए फिर भी एक बात ये मान लिया जाता है साहब कि वो एक थोड़ा एक राइट विंग न्यूज़पेपर है। और राइट विंग वो है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, डेक्कन हेराल्ड दिखाता हूँ, ये डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट है। ये आज, ये डेक्कन हेराल्ड कह रहा है कि साहब 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होगा, 4 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट होगी। तो आप सोचिए, देखिए 4 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू का मतलब आप समझिए, जीडीपी का 1%, हमारी टोटल जीडीपी का 1% एक मेला जनरेट कर रहा है साहब। ये मैंने अपने यहाँ शो किया था। तो देखें सर इसको, जी हाँ, जी कि हाँ। समाजवादी स्नान वर्सेस अमृत स्नान। तो एक राजा की तरह नहा रहा है, एक सन्यासी की तरह नहा रहा है। तो अमित शाह का भी स्नान देख लें, राजनाथ सिंह का स्नान देख लें। और जो सबसे खूबसूरत बात इसमें नजर आती है कि बड़ी, देखिए, बड़ी तीखी बात है, बुरी लग जाएगी, लेकिन वो जो पीडीए पीडीए जाति पाति की बात करते हैं, वो जब नहाते हैं तो उस पूरे इलाके में दूसरा आदमी पैर नहीं रख सकता। राजा साहब नहा रहे हैं, अखिलेश यादव, और यहाँ पे चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, इन लोग के स्नान देख लीजिए भाई। वो नहा रहे हैं, उनके साथ हजारों लोग नहा रहे हैं। वही बिल्कुल, बगल में देखे बिल्कुल। राजनाथ सिंह, मतलब राजनाथ सिंह को देख के तो आप ये नहीं समझ सकते। आज राजनाथ सिंह का आज का फोटो दिखाएं, कोई बता नहीं सकता कि देश का रक्षा मंत्री नहा रहा है। सही कोई कह कह रहे हैं। नहीं सकता कि देश का रक्षा मंत्री नहा रहा है। दूर दूर तक कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं, कैसे वो नहा रहे हैं आप सोचिए। और अपने सुरक्षा कर्मियों को कह दिया पानी नहीं आना। तो ये देखिए ना, मतलब ये राजनाथ सिंह का फोटो है। इसको थोड़ा राजनाथ। सा और बढ़िया करके लोगों को दिखाइए। मतलब मैं हाँ, तो ये हाँ। फोटो देख कर बड़ा एकदम विस्मित था कि साहब बताइए, ये देश का ये रक्षा मंत्री देखिए, नहा रहा है। राजनाथ सिंह, ये देखिए आप। हाँ, अब आप देखें इसको, तो हम्म। बड़ा अजीब सा लगता है देखकर। और मतलब आज बड़ी चर्चा थी हमारे यहाँ प्रयागराज में इस बात की कि राजनाथ सिंह नहा रहे हैं, और लग ही नहीं रहा था कि अच्छा। और आप देखें उनके अगल बगल सब आम लोग नहा रहे हैं। इसको मैं दिखाता हूँ साहब, देखिए, आप देखें, हाँ, हाँ। देखें उनके पीछे, हाँ, देखिए सब। सब आम लोग नहा रहे हैं, आम बिल्कुल। आदमी सब नहा रहे हैं। हाँ, कहीं कोई
कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ वो नहीं। तो क्या कोई मैच थोड़ी ना है भाई। देखिए इसका कारण समझ लीजिए, आप इसका कारण समझ लीजिए। एक ये एक अखिलेश यादव ये जंजीर हाँ, पकड़ ये देख, करके जो है अकेले नहा रहे हैं। और पूरे इलाके में किसी को इस दौरान पानी में उतरने की अनुमति नहीं थी। इस हम्म। दौरान पानी में उतरने की किसी को अनुमति नहीं थी। तो एक एक राजसी स्नान और एक श्रद्धा का स्नान। इसीलिए मैंने कहा समाजवादी स्नान वर्सेस अमृत स्नान। तो अमृत स्नान तो साहब मैं उसी को कहूंगा ना ओंकार सर, जो श्रद्धा का स्नान हो। वरना तो फिर क्या मतलब है उसका। और मैं तो देख के इस बात को दंग था कि आप लोग जो ये पानी पानी को लेके बहुत लोग हल्ला मचाते हैं, वो तमाम विदेशी जो आए थे कितनी श्रद्धा भाव से, एक दो बातें, कितनी श्रद्धा भाव से वहां डुबकी लगा रहे थे सबके साथ। मतलब कुछ नहीं, आपके साथ कौन नहा रहा है, वो किस जाति का है, किस वर्ग का है, वो किस समाज के हिस्से से आता है, कुछ नहीं। रह रहे साथ में, खा रहे हैं साथ में, सो रहे हैं साथ में, नहा रहे हैं साथ में। और दूसरी बात जिसकी वजह से इतना ज्यादा परेशान है अखिलेश यादव नहीं, पूरा विपक्ष परेशान है साहब, पूरा विपक्ष परेशान है। और दूसरी बात जो मैंने देखा कि सोशल मीडिया का वो युग है जहां पे फर्जी बातों को आप वायरल कर देते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए ओंकार सर कि पूरा कुंभ में एक भी जगह, कुंभ में या पानी में गंदगी का एक भी फोटो या एक भी वीडियो फर्जी भी सामने नहीं आया। फर्जी भी सामने नहीं आया। ये कुंभ लोगों को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है, दुखी कर रहा है इन लोगों को कि साहब ये हो क्या रहा है हमारी आंखों के सामने। अच्छा भाई, हम कहते हैं कि प्रशासन कहता है और सरकार कहती है 45 करोड़ 50 करोड़ नहा लेंगे, वे झूठ बोलते हैं, मान लिया। आधे नहा लेंगे, 25 करोड़ नहा लेंगे, 30 करोड़ नहा लेंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना एक साथ। अच्छा मुझे तो इतने फोन, इतने कॉल, इतने मेल, इतने मैसेज, तो साहब कहाँ कहाँ से, लंदन से, तो यूएस से, तो ऑस्ट्रेलिया से, तो देश के अंदर कहाँ कहाँ से। तो क्या रेवेन्यू। और मैं तो बता रहा था कल अपने चैनल पे कि अभी एक नई पुस्तक आई, देखिए मैं उसका नाम भूल गया। वो बताते कि जो राजराज चोल थे, जो चोल साम्राज्य था, तो उन्होंने जो अपना साम्राज्य पूरा डेवलप किया था पूरे इंडियन ओशन में, और जितने बड़ा एक अपनी साम्राज्य की नींव रखी थी, तो उन लड़ाइयों के लिए जो पैसा आता था वो टेम्पल इकोनॉमी से आता था। मैं कल अपने चैनल पे ये भी बता रहा था कि इसमें दिसंबर के महीने में अयोध्या का जो जीएसटी है वो नोएडा और गाजियाबाद को मिलाकर उससे ज्यादा है। बताइए। अयोध्या का जो जीएसटी है, और तीसरे नंबर पे काशी है। तो आप सोचिए ये जो टेम्पल इकोनॉमी और जो हमारे यहाँ जो रिलीजियस टूरिज्म जिसको कहते हैं, धार्मिक पर्यटन, उससे कितनी बड़ी इकोनॉमी जनरेट हो रही है। लाखों लाख रोजगार जनरेट हो रहे हैं। अरे भैया, सारा रोजगार केवल स्टील की फैक्ट्री और टैंक की फैक्ट्री से ही थोड़ी ना जनरेट होता है। तो ये एक एक जो, हाँ, एक मेला हो गया, ये मंदिर हो गए, ये जो एक धार्मिक स्थल हो गए। और मेरा बार बार कहना है, ये एक रिसर्च का विषय है। मेरा मानना है कि पूरे भारत में इस समय जितने धार्मिक स्थल हैं, उस पे जिस तरह का रिलीजियस टूरिज्म हो रहा है, केदारनाथ से लेके कन्याकुमारी तक, वो इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उससे बड़ी कोई अर्थव्यवस्था नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये मैं वो रिपोर्ट की चर्चा कर रहा था, ये दर्शक भी देखे। फ्लाइट बुकिंग में 162 का उछाल, होटल कारोबार 3 गुना बढ़ा। प्रयागराज महाकुंभ आध्यात्मिक ही नहीं, कारोबार को भी कर रहा मजबूत। 4 लाख करोड़ के बिजनेस का अनुमान। ये विस्तृत रिपोर्ट है, और जाहिर है ये डेक्कन हेरल्ड में जो छपे हैं आंकड़े, वहां से भी, और इन्होंने जरूर इसमें लिया होगा। अब आप देखिए, परिवहन और रेलवे टैक्सी आदि से 10,000 करोड़ का व्यवसाय होने का अनुमान। और टूर गाइड, ट्रेवल पैकेज, पर्यटन सेवाओं में 10,000 करोड़ का, विज्ञापन और प्रचार गतिविधियों से भी 10,000 करोड़ का व्यापार का अनुमान है। इसके अलावा स्थानीय उत्पाद हैं, कपड़े हैं, गहने हैं, स्मृति चिन्ह है। 5,000 करोड़ का व्यापार तो केवल उसी से अनुमान लगाया जा रहा है। अस्थायी मेडिकल कैंप है, आयुर्वेदिक उत्पादन है, दवाइयों से भी 3,000 करोड़ का व्यापार होगा। डिजिटल भुगतान सेवा, वाईफाई सेवा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, मतलब इतने सारे आंकड़े इसमें दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि जो लोग
परेशान हैं इसके आयोजन से और वहां आ रही आस्था के इस सैलाब से। ये लोग ऐसे ही परेशान नहीं है, इसीलिए संख्या को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये अब लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री का क्या। और इसके बाद थोड़ा सा राहुल और प्रियंका के बारे में जो चल रहा है कि फरवरी में किसी समय आ सकते हैं, तो आपके पास कोई आधिकारिक सूचना? नहीं, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, ना प्रधानमंत्री की ना राहुल गांधी की, किसी की कोई सूचना नहीं है। वैसे भी 1954 में जो भगदड़ मची थी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो मौनी अमावस्या के पास आए थे, तो उसकी वजह से उसके बाद से जो एक आयोग बना था, उसका रिकमेंडेशन था कि साहब स्नान के दिन किसी भी वीआईपी को नहीं आना चाहिए। तो अब कोई भी वीआईपी यहाँ पे स्नान के दिन नहीं आ सकता है, तो बीच में ही कभी आएंगे। स्नान मतलब किसी पर्व के दिन नहीं आ सकते, अब बीच में ही कभी आएंगे। तो उसमें आप मान कर चलें कि कभी भी आ सकते हैं। वैसे भी सिक्योरिटी रीजन से इन लोग की बहुत पूर्व सूचना तो रहती नहीं है सर। और राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे, और क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा मेले पर, आप बताएं। अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे, अरे आएंगे तो अपने लिए नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो अपने लिए नहीं आएंगे। अखिलेश यादव आते हैं नहीं आते हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। मतलब मुलायम सिंह जी की मूर्ति आपने लगा दी, जिस मेले में दिन रात धार्मिक भजन होते रहते हैं, राम कथा चलती रहती है, रासलीला होती रहती है, वहां पे एक कैंप से मुलायम सिंह का भजन चलता रहता है। तो उसको क्या कहा जाए। मैंने इसलिए पूछा प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र और इस देश के एक आध्यात्मिक केंद्र काशी जाते हैं, तो वो पूरे जो एक अलग तरह के वस्त्रों में दिखाई देते हैं। और खास तौर से जब वो पूजा पाठ करते हैं तब भी उनके ललाट पर भी जो चंदन है और जो दूसरी चीजें हैं वो हम देख सकते हैं। पूरे भक्ति भाव से हो जाते हैं, दिखावे के लिए नहीं, तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं। और गंगा में भी डुबकी लगाते हैं काशी में, तो भी हमने देखा है कि पूरे मनोयोग से वो ऐसा करते हैं। तो एक दृश्य होता है साहब। और प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी हैं, तो दूरदर्शन से लेकर के तमाम जो मीडिया के लोग हैं उनके आकर्षण का केंद्र बनता है। और वो इसलिए नहीं कि वो नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री है, वो इसलिए कि देश देखना चाहता है। विदेश में भी बैठे हुए लोग देखना चाहते हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी टीआरपी और उनका रेवेन्यू उससे जुटता है। इसलिए वो प्रधानमंत्री को लाइव दिखाते हैं धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हुए। उस दृष्टि से भी, चूंकि मिल्कीपुर भी है, दिल्ली भी है, तो इसलिए मैं एक अंदाजा लगा रहा था कि शायद मतदान से पहले वो डुबकी लगाएंगे। लेकिन किसी ने मुझे ट्वीट किया था, मैंने आज दोपहर में जब ट्वीट किया तो किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री का आगमन संभवतः 10 फरवरी के आसपास होगा। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या आपके पास कोई सूचना है इस बारे में? मेरा तो साहब मानना है कि चलिए, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं, मैं कहता हूं कि चलिए मानिए पॉलिटिशियन है, राजनीति कर रहे हैं, अरे कर तो रहे हैं। राजनीति के लिए ही सही, हमारे देश का प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद का इतना बड़ा अधिकारी, अगर हमारे राष्ट्रपति, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया और हमारे प्रधानमंत्री जब राम मंदिर में जाकर साष्टांग लेटते हैं, तो भाई हमको गर्व का अनुभव होता है। हमको लगता है कि साहब ये हिंदुओं का देश है। और भाई आपका मन हो नहीं हो, एक वो शेर है कि तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। तो आप आपको श्रद्धा हो ना हो, आप एक ऐसे देश में जहां 80% हिंदू रहते हैं, तो अगर आप चर्च चर्च जा सकते हैं, और अगर आप क्रॉस लटका सकते हैं, अगर आप होली वाटर छिड़कवा सकते हैं, अगर आप रोजा इफ्तार में जा सकते हैं, अगर आप टोपी लगा सकते हैं, तो फिर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें भी आपका आना लॉजिकल है। बाकी आए तो नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है साहब। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा अनुपम जी कि हमने तो बहुत किस्से कहानियां सुने हैं, अतीत में ऐसी बड़ी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ जाने से रोक दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और वो किसी जब रोक नहीं दिया था, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को, आकाशवाणी को उस जमाने में लिखित आदेश दिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे इस देश के, इस देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, जो संवैधानिक प्रमुख थे,
उनका भाषण पे रोक लगा दी थी उन्होंने। यस। और इतना ही नहीं, 54 की घटना जिसका उल्लेख आपने भी किया है और बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने किया है, इसी प्रयागराज में जब भगदड़ मची थी तो ये कह कर के उसको दबाने की कोशिश की गई थी कि नहीं नहीं कुछ भिखारी मरे हैं। मैं कहता हूं एक भी भिखारी मरा है तो उसकी जान की कोई कीमत थी कि नहीं थी। और जिस तरीके से उन शवों को दबाने की कोशिश की गई, वो तो एक अगर जाना माना फोटोग्राफर वहां पर ना होता, प्रत्यक्षदर्शी ना होता, तो शायद उस घटना को दबा ही दिया गया होता। तो जो एटीट्यूड इनका रहा है, खास तौर से हिंदू धर्मावलंबियों को लेकर के, आस्थावानों को लेकर के, वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और वो आज तक जारी है, अभी तक जारी है। अब देखें, जो 1954 का भाई जो प्रत्यक्षदर्शी, देखिए तमाम चीजें हैं ना जो पुश्तों से एक दूसरे को कहानी सुनाती हुई चली जा रही हैं। तो आप उसको कुछ भिखारी मरे कहें, जैसे ऐसे जैसे भिखारियों की जान की कीमत नहीं है, पर कुछ चीजें हैं जिनका सच कभी बाहर नहीं आने दिया गया। तीन घटनाएं मेरे दिमाग में जो आती हैं, और मैं तो जो ये 1954 का जो कुंभ था उसको अपने चैनल पे एक पूरा शो करने जा रहा हूँ, एक आध दिन में मैं उसको उसको सारे फैक्ट टू डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो एक तो वो 54 का जो कुंभ था, जो भगदड़ थी, जिसमें लोग कहते 3,000 से ज्यादा लोग मरे। दूसरा, 1966 में जो गोहत्या के विरोध में करपात्री जी महाराज ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी थी। पार्लियामेंट पर, तीसरा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, संसद भवन पे, संसद भवन के साथ थोड़ा दूर। तीसरा, ये जो कहने को तो वैसे राम अयोध्या में भी जो गोली चली थी उसकी भी सही फिगर कभी सामने नहीं आई। गजब हुआ साहब वहां भी। और चौथा मान लीजिए कि जिनकी फिगर सामने नहीं आई, एक ये गोहत्या वाला था, एक ये कुंभ वाला था। हाँ, चौथा वो गांधी की हत्या पे महाराष्ट्र में जो चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, जिसमें 10,000 लोग मारे गए और जिसमें एक भी मुकदमा नहीं लिखा गया और एक भी आदमी का ट्रायल नहीं हुआ। तो ये तीन उसको चार पूरी तरह घटनाएं दबाया ऐसी हैं। हाँ, ये तीन चार घटनाएं ऐसी हैं जिनको इस तरह दबा दिया गया। और चूंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो इसकी वजह से इनको पूरी तरह लीपा पोती कर दी गई। तो इसको क्या कहा जाए। अब ये तो इतिहास आने वाले समय में, अब देखिए आज हजारों साल पुराना इतिहास लोग निकाल कर ला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जिस अकबर को आप महान कहते थे उसने हिंदुओं के नरमुंडों की मीनार बनाई थी और बाबर से ऊंची बनाई थी। जिस अकबर को आप महान कहते थे वो मीना बाजार लगाता था। जिस अकबर को आप महान कहते थे उसने, आप सोच कर देखिए, जिसको आप महान कहते हैं, जिसको आप कहते हैं जजिया हटा लिया। अकबर ने सबसे पहले कुंभ के मेले पे टैक्स लगाया था। अकबर ने सबसे पहले कुंभ के मेले पे टैक्स लगाया था। और बाद में चलता चलता ब्रिटिशर्स ने इस टैक्स को इतना बढ़ा दिया था कि एक कुंभ मेले में तो कोई टर्नअप ही नहीं हुआ था, इतना टैक्स बढ़ा दिया गया था उस जमाने में। उन्होंने ये 1800 की मतलब 19वीं सदी की घटना है, मुझे एग्जैक्ट घटना डेट मेरे पास नोटेड है, मैंने अपने प्रोग्राम में बताया है। उसमें से आप 2 रुपया टैक्स लगा दिया था। उस समय 2 रुपया एक परिवार का महीने भर का राशन होता था। तो लोगों ने आना बंद कर दिया, तब अंग्रेजों ने टैक्स कम किया। तो भाई अकबर थे जिन्होंने कुंभ मेले पर टैक्स लगाया था। तो अब जैसे तमाम चीजें बाहर की निकल के आ रही हैं इतिहास की, तो ये भी चीजें निकलेंगी, ये भी चीजें बाहर आएंगी, ऐसी क्या बात है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि ये तीन चार घटनाएं ऐसी हुई हैं जो सिरे से दबा दी गई हैं और जिनको बुरी तरह क्रश कर दिया गया और सच सामने नहीं आने दिया गया। और अनुपम जी, ये दो घटनाएं मैं आपको बताता हूं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जब पहले राष्ट्रपति थे और दूसरा चुनाव लड़ने वाले थे, तो प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। वहां पर भारतीयों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ था साहब, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। उसको लेकर के बड़ा क्रिटिसिज्म किया गया था नरेंद्र मोदी का, कि साहब वो डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव प्रचार करने के लिए डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन का चुनाव प्रचार करने के लिए कैसे पहुंच गए। दूसरी घटना मुझे याद आती है कि वो गांधीनगर आए थे और यहाँ स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री ने भी भाषण दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी भाषण दिया था।
उसको लेकर के भी बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। और फिर आगरा होते हुए संभवतः जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो दिल्ली में बड़ा दंगा भी हो गया था एक। उस दंगे की पृष्ठभूमि जो भी रही हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा भी उस दंगे में एक अहम भूमिका बताई जाती है कि जानबूझ करके वो दंगा कराया गया ताकि डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में है तो पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर है, दुनिया भर में ये जाए कि साहब भारत में हालात ठीक नहीं है। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप 4 साल बाद फिर से राष्ट्रपति पद की कमान संभालने वाले हैं। 20 जनवरी को शपथ ले रहे हैं, यानी बस कल का दिन बीच में है, परसों शपथ लेंगे, ओवल ऑफिस संभालेंगे। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर इतनी ही नजदीकी है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की, तो मोदी को शपथ समारोह में क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? शी जिनपिंग तक को किया गया है। शी जिनपिंग जो घोषित अमेरिका के विरोधी हैं, या अमेरिकी प्रशासन जिनको मानता है कि ये जो है ये हमें पीछे छोड़ने पर आमादा है, और दोनों की ट्रेड को लेकर के रस्साकसी पूरी दुनिया देखती भी रही है। तो ये जो इकोसिस्टम पूरा मोदी विरोधी यहाँ का भी और बाहर का भी, वो ये सवाल जानबूझ करके उठा रहा है, पॉलिटिकल ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहा है, या इसमें कोई तथ्य भी है? देखिए, इस पे अभी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। भारत को न्योता आया और इसीलिए हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जा रहे हैं। न्योता देश को आता है, लोगों को आता है। ये थोड़ी कहा होगा कि उन्होंने सिर्फ विदेश मंत्री आए। लेकिन इसको अभी हम लोग सीधे से मैं ख्याल से इस पे बहुत बहस करना उचित नहीं होगा। शी जिनपिंग तो जा ही नहीं रहे हैं, और वहां तो जेलेंस्की जैसे कॉमेडियन को बुलाया है। तो दो देशों के बीच में बहुत ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और एक बात और देखें कि मोदी ने, जिन्होंने किसी जमाने में जो बाइडेन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए बाकायदा चुनाव प्रचार किया था, और हाउडी मोदी एक प्रोग्राम रखा गया था, और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, उन्हीं मोदी ने इस बार डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर रखी। और संयुक्त राष्ट्र में भी जब इन लोग की मुलाकात हुई थी, तो वहां पे भी जब ये गए थे मोदी, तो उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि मोदी उनसे मिलें और उनकी उनकी जीत को या फिर उनके चुनाव को इंडोर्स करें। पर मोदी उससे पीछे हट गए। इसका कारण ये बताया जाता है कि कमला हैरिस कुछ भी हो भारतीय मूल की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारतीय मूल के उम्मीदवार के खिलाफ। हालांकि हम सब जानते हैं कि कमला हैरिस भारत के लिए कितनी बुरी हो सकती थी और डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कितनी बेहतर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में देखा, अपने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बयान दिया, कमला हैरिस के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन इन सब बातों के बावजूद कमला हैरिस चूंकि भारतीय मूल की हैं और चूंकि दक्षिण भारत से आती हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि भारतीय मूल की एक महिला, दक्षिण भारतीय महिला के खिलाफ वो डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी को सपोर्ट करें, उसको इंडोर्स करें। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस बार चुनाव से पूरी तरह दूरी बनाकर रखी। शायद इसी कारण से कमला हैरिस भी वहां होंगी इस बार। कमला हैरिस भी होंगी, उनके पतिदेव भी होंगे, और अंबानी को भी बुलाया गया है। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी भी होंगे, वो एकदम आगे वाली रोज में होंगे। तो ऐसे में मोदी को ना बुलाया जाए और ना जाए वाली बात नहीं है। मेरा अपना मानना है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया है, जो कि भारतीय मूल की दक्षिण भारतीय महिला है, तो मोदी का वहां पे खड़ा ना होना, एक तरह से मैं इसको एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल कार्य देख रहा हूँ। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से आग्रह रहेगा, घूमता आईना अनुपम जी का, उस पर ऑलरेडी वो लाइव देते हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। घूमता आईना अवश्य देखें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच अनुपम थैंक यू जी। सर, नमस्कार। नमस्कार।